चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। 23 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री का साइप्रस दौरा हुआ। इससे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे। नीति आयोग ने 200 अरब डॉलर की इलेक्ट्रॉनिक वाहन रिपोर्ट जारी की। अब ई बस और ई ट्रक के लिए सस्ते लोन उपलब्ध हो सकेंगे और चार्जिंग स्टेशन भी बढ़ेंगे। संसदीय समिति ने ESG नियमों पर सख्ती की सिफारिश की है। अब कंपनियों को पर्यावरण और समाज के लिए जिम्मेदार बनना जरूरी होगा। गुजरात का गिफ्ट सिटी अब ग्लोबल लिस्ट में ऊपर आया है। अब देश के बड़े शहरों में भी ऐसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनने की योजना है। IIT मद्रास और सेना ने मिलकर अग्निशोध नाम का एक नया रिसर्च सेंटर शुरू किया है। इसका मकसद सेना में नई टेक्नोलॉजी लाना है, जैसे AI और रोबोटिक्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। इनकम टैक्स विभाग ने पेन 2.0 प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अब पैन कार्ड की प्रक्रिया और आसान और सुरक्षित होगी। एशियन जॉइंट टर्टाइल्स को नागालैंड में फिर से छोड़ा गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा कछुआ है जो अब संकट में है। सरकार ने बॉन्ड के जरिए 560 करोड़ रुपए की बचत की है। इससे कर्ज का दबाव कम होगा। E20 पेट्रोल पर सरकार ने सफाई दी। 20% एथेनॉल से इंजन को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, बस पुरानी गाड़ियों में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ये खबरें UPSC, PSC, SSC जैसे एग्जाम की वजह से बेहद खास है। ऐसे वीडियो के लिए आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम एक विस्तृत समसामयिकी रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं। इसमें भारत से जुड़े कई अहम क्षेत्रों की हलचल दर्ज है। जी हाँ, पर्यावरण, सामाजिक शासन यानी ESG मानक हैं इसमें। हाँ, फिर इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य, नए वित्तीय केंद्र, रक्षा, पर्यावरण कानून, काफी कुछ है। बिल्कुल। तो चलिए इन अलग अलग स्रोतों से जो जरूरी जानकारी है उसे निकालते हैं और देखते हैं कि ये भारत के विकास की दिशा पर क्या असर डाल रही हैं, है ना? जी। शुरुआत ESG मानकों से करते हैं। रिपोर्ट में संसदीय समिति की कुछ सिफारिशें हैं, पर साथ ही ग्रीन वॉशिंग जैसी चिंताएं भी हैं। बिल्कुल। ग्रीन वॉशिंग मतलब पर्यावरण के नाम पर सिर्फ दिखावा करना, ये एक बड़ी चिंता है। खासकर तब जब मानक अलग अलग सेक्टर में एक जैसे लागू ना हो और छोटे व्यवसायों मतलब MSMEs उनके लिए भी ये अपनाने में थोड़ी मुश्किल है। अच्छा। इसीलिए समिति ने सुझाव दिया है कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एक खास ESG निगरानी संस्था बनाई जाए। निगरानी के लिए? हाँ, जो देखे कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। समझ गया। यानी सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं, निगरानी भी उतनी ही जरूरी है। और कंपनी अधिनियम में बदलाव करके ESG को कानूनी दर्जा देने की भी बात है। हाँ, वो भी है। और साथ ही MSMEs के लिए अलग से दिशा निर्देश, और जैसे ऑडिट कमेटियां होती हैं वैसी ही स्वतंत्र ESG समितियां बनाने का भी सुझाव है। देखिए, अभी BSR और CSR जैसे नियम तो हैं ही बड़ी कंपनियों के लिए। हाँ, BSR यानी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, और CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, लेकिन ये नई सिफारिशें इसका दायरा और गहरा करने की बात करती हैं। ये सिर्फ मतलब नियमों के पालन का मामला लगता है या इसका कोई बड़ा आर्थिक पहलू भी है, निवेश वगैरह के लिहाज से? ओह, बिल्कुल है। एक मजबूत ESG ढांचा जो है वो बाहर के निवेशकों को आकर्षित करने में मदद करता है, और भारत के जो जलवायु लक्ष्य हैं उन्हें पाने के लिए भी ये जरूरी है। सही बात है। तो ये सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि अब एक तरह से आर्थिक समझदारी भी बनता जा रहा है। अच्छा, तो ये तो हुई कॉर्पोरेट जगत की बात। पर्यावरण का एक और पहलू है जो सीधा आम लोगों से जुड़ा है, वो है परिवहन। हाँ, यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों EVs पर नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। काफी उम्मीदें जगा रही है। $200 बिलियन के अवसर की बात है इसमें। जी, और राज्यों के लिए इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स भी लॉन्च किया है। हाँ, अवसर तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन रिपोर्ट चुनौतियों को भी नजरअंदाज नहीं करती। जैसे वाहनों की फाइनेंसिंग, खासकर बसें और ट्रक, इनमें पैसा लगाना अभी भी मुश्किल है। अच्छा। फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अभी भी कम है, और लोगों में भी EV के प्रदर्शन को लेकर पूरी जानकारी या शायद भरोसा वो भी उतना नहीं है। ये जो फाइनेंसिंग वाली दिक्कत है, क्या ये EV अपनाने की रफ्तार को धीमा कर सकती है? ये एक अहम मुद्दा है। इसीलिए रिपोर्ट सिर्फ इंसेंटिव्स यानी छूट वगैरह पर निर्भर रहने के बजाय मैंडेट्स की तरफ जाने को कह रही है। मैंडेट्स मतलब शून्य उत्सर्जन वाहन अपनाने के लिए एक टाइमलाइन तय कर देना। ओके। साथ ही
ई बसों और ई ट्रकों के लिए सस्ते लोन, बैटरी लीजिंग जैसे मॉडल, और ये भी कि कुछ शहरों में 100% ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखें और फिर उसे दूसरी जगह दोहराएं। अच्छा। और वो E20 ईंधन पर भी कुछ स्पष्टीकरण है, जिसमें 20% इथेनॉल मिला होता है पेट्रोल में। हाँ, रिपोर्ट कहती है कि उसको लेकर जो डर हैं वो बेबुनियाद है और 2025-26 तक इसे लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, जो ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की आय दोनों के लिए अच्छा माना जा रहा है। चलिए परिवहन और ऊर्जा से आगे बढ़ते हैं। वित्तीय बुनियादी ढांचे की बात करें तो गुजरात की गिफ्ट सिटी IFSC पर भी रिपोर्ट में जिक्र है। ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब SEZ के तौर पर विकसित हो रहा है और ये विदेशी मुद्रा में वित्तीय सेवाएं देता है। समिति ने यह सिफारिश की है कि ऐसे और केंद्र बने बड़े मेट्रो शहरों में, जैसे चीन या दूसरे ब्रिक्स देशों में है। हाँ, वहाँ कई सफल वित्तीय केंद्र हैं। जी। और दूसरी तरफ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, इस पर भी जोर है। IIT मद्रास में अग्निशोध नाम का एक नया केंद्र खुला है। हाँ, बिल्कुल। लक्ष्य है स्वदेशीकरण से शक्तिकरण। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है अभी? देखिए, दुनिया भर में सेनाओं पर खर्च बढ़ रहा है और फिर साइबर AI जैसे जो लड़ाई के नए मैदान हैं, उनमें महारत हासिल करना जरूरी है। सही है। सरकार की IDX और सृजन जैसी पहलें तो चली आनी है और FDI नीति भी काफी उदार है। ये सब रक्षा आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसके कुछ नतीजे भी दिख रहे हैं क्या उत्पादन वगैरह में? हाँ, रिपोर्ट बताती है कि भारत का रक्षा उत्पादन बढ़ा है, निर्यात भी बढ़ा है और आयात पर निर्भरता कम हुई है। ये अच्छी बात है। अच्छा, अंत में पर्यावरण कानून के मोर्चे पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड PCBs को मुआवजा लगाने का अधिकार मिला है। हाँ, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के तहत, मतलब पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। अच्छा। ये शक्ति उन्हें वाटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981 से मिलती है। सीधा मतलब यह है कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा उसे भरपाई करनी होगी। ठीक है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि ये शक्ति तभी इस्तेमाल हो जब नुकसान वाकई में हुआ हो। समझ गया। और संरक्षण के प्रयासों में भी कुछ अच्छी खबरें हैं, कछुओं और गेंडों से जुड़ी। हाँ, 2 दिलचस्प खबरें हैं। एक तो नागालैंड में, वहाँ गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई विशाल कछुए का पुनर्वास किया गया है। ये एशिया का सबसे बड़ा कछुआ है। हाँ, और दूसरी खबर दक्षिण अफ्रीका से है। वहाँ गैंडों को अवैध शिकार से बचाने के लिए आइसोटोप टैगिंग का इस्तेमाल हो रहा है। राइसोटोप प्रोजेक्ट। आइसोटोप टैगिंग, ये क्या है? बहुत ही कम मात्रा इंजेक्ट की जाती है, इससे उन्हें ट्रैक करना आसान हो जाता है। ओह, ताकि पता चल सके कि सींग कहाँ जा रहा है अगर शिकार हो जाए तो। बिल्कुल, ये एक तरह से एक अदृश्य पहचान चिन्ह जैसा है। कमाल है। तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि भारत कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। जी। कॉर्पोरेट जिम्मेदारी हो या परिवहन का विद्युतीकरण या वित्तीय ढांचा, रक्षा में आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण। जी हाँ, ये सभी कदम एक बड़े बदलाव का हिस्सा लगते हैं। बिल्कुल। अब सोचने वाली बात यह है, और शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी, कि ये जो अलग अलग पहलें चल रही हैं कॉर्पोरेट जगत में, परिवहन में, पर्यावरण में, ये आपस में कैसे जुड़ी हैं? हाँ, और ये मिलकर भविष्य में भारत के विकास की कहानी को किस तरह आकार देंगी, इस पर विचार जरूर करते रहना चाहिए। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।